नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। हीट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियोस को आप जाकर के एक बार देख लीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक कर लीजिए। और आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करेंगे कि होता क्या है थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है साइंस की, फिजिक्स की एक ब्रांच है बेसिकली, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? दो चीजों की स्टडी करते हैं। एक चीज है आपकी हीट और दूसरी चीज है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध का अध्ययन हम करते हैं इस ब्रांच में, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। सो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और जब वो कन्वर्ट होती है तो एक तरीके से जब मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है या फिर हीट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है वर्क। और जहां पर भी वर्क होता है वहां पर हमारा एनर्जी की बात जरूर होती है। ठीक है, सो आइए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी हीट में कैसे कन्वर्ट होती है। आपने साइकिल के जो पंप से साइकिल में हवा भरी है, साइकिल के पहिए में, साइकिल पंप से पहिए में हवा भरना। जब आप पहिए में हवा भरते हैं ना, तो जहां पर आपका ये जो ये छेद होता है जिससे आप हवा भरते हैं, उसके पास जब आप टच करेंगे हवा भरने के बाद ना, तो ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये गर्म क्यों होता है? गर्म इसलिए होता है क्योंकि जो आपने काम किया, साइकिल पंप पे जो काम किया, जो मैकेनिकल एनर्जी आपने लगाई, वो क्या है? साइकिल का पंप आप यूज करके कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हो? मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हो, जिससे हवा भरी जा रही है। और जब वो हवा भरी जाती है तो उस पर काम किया जाता है, तो काम करने पे जो एरिया है जहां पे हवा भरी जा रही है, वो एरिया गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यही जो चीज होती है, अगर आप देखें तो ये गर्मी क्या है? ये हीट है, यानी ऊष्मा है। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? हीट में कन्वर्ट हो गई है। तो मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी कि जो ऊष्मा है, जो हीट है, और जो मैकेनिकल एनर्जी है, उन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी में कोई ना कोई रिलेशन है। इस रिलेशन को सबसे पहले बताया था जूल नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने बताया था। इसने ये बताया कि अगर आप किसी चीज पर 4.18.10⁻³ इंटू 10⁻³ जूल का अगर काम करें, इतना काम अगर आप करते हैं, तो ये वही काम होता है, इससे उतनी ही ऊष्मा जनरेट होती है, उतनी ही गर्मी जनरेट होती है, जितनी कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा देने से गर्मी पैदा होती है। यानी इतना काम करने से किसी चीज पर उतनी ही गर्मी पैदा होगी जितनी गर्मी 1 किलो कैलोरी ऊष्मा देने से उस वस्तु में पैदा हो जाएगी। इसलिए 1 किलो कैलोरी 4.18 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होगी। ठीक है, तो ये चीज किसने बताई थी? जूल ने बताई थी। तो 1 किलो कैलोरी में 4.18 इंटू 10⁻³ जूल हैं। तो अगर हम एक कैलोरी की बात करें तो एक कैलोरी में कितने जूल होंगे? 4.18 जूल होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला है। यही जो है मैकेनिकल एनर्जी का हीट में कन्वर्जन कैसे होता है और किस तरीके से ये जो है कितना वर्क करने पर आपने मैकेनिकल एनर्जी यूज की, यानी कि आपने मैकेनिकल वर्क किया, तो वो वर्क ही तो है। तो जो एनर्जी जनरेट हुई, उसी एनर्जी से वो गर्मी पैदा हुई है, वो हीट पैदा हुई है। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा देने पर या तो आप किसी चीज को गर्म करना चाहें तो या तो आप सीधे उसे गर्मी देकर के गर्म कर दें, या फिर आप उस पर कोई काम करके गर्म कर दें। जैसे ये साइकिल का पहिया था, या तो उसके पास आप गर्मी दे दें, ठीक है, उस वहां पर जहां पे आप हवा भर रहे थे, जहां वो गर्म हो गया, या तो आप सीधे कोई गर्म चीज वहां ला करके गर्मी उसको दे दें, या फिर आप उस पे किससे काम करें? पंप से काम करें, यानी पंप से उसमें हवा भरें, तो उसमें गर्मी पैदा हो जाएगी। तो जो काम किया जाएगा, जितना काम करने पर उतनी गर्मी पैदा होगी, उतनी ही गर्मी पैदा होगी जितना कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा देने पर, डायरेक्टली गर्मी देने पर 1 किलो कैलोरी ऊष्मा, यानी 1 किलो कैलोरी की हीट से जो जनरेटेड ऊष्मा है, उसमें जो एनर्जी होती है, वो उतना ही गर्म करेगी जितना कि इतना काम करने पर आप यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे एनर्जी को, ऊष्मा को। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों में जो रिलेशन बताया गया हीट और मैकेनिकल एनर्जी का, वो यही था। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, कई बार ये एग्जाम में आता है। देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम रैमफोर्ड। इसी रैमफोर्ड ने ये बताया था
कि जो ऊर्जा है, ऊष्मा जो होती है, हीट जो होती है, कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क। ठीक है, ऊपर हमने बात की किसकी, वर्क से हीट जनरेट करने की। उसी तरीके से रैमफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि हीट भी कन्वर्ट हो सकती है वर्क में। हीट का यूज करके आप वर्क जनरेट कर सकते हो, ऊष्मा का यूज करके। आपने देखा ही होगा भाप की शक्ति से इंजन चलता है, वही है। अभी आपने क्या किया, कार्य करके उसको गर्म किया, साइकिल के पहिए को, ठीक है। और यहाँ पे उल्टी बात हो रही है कि अगर आपके पास ऊष्मा है, गर्मी है, जैसे कि आपका भाप का इंजन था जो कि जेम्स वाट ने चलाया था, वो किससे चलाया था, भाप की गर्मी से, भाप की ऊष्मा से ही उसे चलाया था। तो भाप की ऊष्मा से जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हुई वो किस रूप में काम करने लगी, वो ट्रेन को चलाने के काम आने लगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है रैमफोर्ड के द्वारा कि हीट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू वर्क। और ये जो 4.18 जूल की बात हमने की, ये क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है परिवर्तन गुणांक या फिर कन्वर्जन कोएफिशिएंट। इसको कहा जाता है कन्वर्जन कोएफिशिएंट। ठीक है, सो ये इसको कहा जाता है कन्वर्जन कोएफिशिएंट, क्योंकि यही आपका एनर्जी को, आपकी जो वर्क है उसको हीट में और हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए इसी का मल्टीप्लिकेशन या इसी का डिवीजन करके आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो इसी वजह से इसको परिवर्तन गुणांक या कन्वर्जन कोएफिशिएंट कहा जाता है। किसके किसके बीच का, हीट एंड वर्क, यानी ऊष्मा और काम के बीच जो परिवर्तन है, इनका बीच में जो परिवर्तन होता है आपस में एक दूसरे का, उसका जो कन्वर्जन कोएफिशिएंट है वो 4.18 जूल है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन, देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कुछ नहीं है, सिंपल से आप इसको याद रखिएगा। एक तो चीज आप ये याद रखिएगा, देयर इज अ डेफिनेट बाउंड्री, डेफिनेट बाउंड्री, एक निश्चित एरिया होगा जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एक डेफिनेट टेम्परेचर होगा, यानी निश्चित तापमान होगा, और उसके अंदर एक डेफिनेट प्रेशर होगा। ठीक है, और उसके अंदर एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, एक निश्चित आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, एक निश्चित दबाव होगा और एक निश्चित तापमान होगा। तीन चीजें याद रखनी है, ताप, दाब, जो कि याद रखना बहुत आसान है जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि यही तो चीजें हैं जो आप जानते हो थर्मोडायनेमिक्स में। ताप, दाब और आयतन, ये तीन चीजें होंगी। तो एक ऐसा सिस्टम जिसकी एक डेफिनेट बाउंड्री हो और उस सिस्टम के अंदर एक कांस्टेंट, एक डेफिनेट टेम्परेचर हो, एक डेफिनेट प्रेशर हो, एक डेफिनेट वॉल्यूम हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे फुटबॉल हो गया। फुटबॉल क्या है, ये एक सर्टेन बाउंड्री है। फुटबॉल चारों तरफ से जो फूली हुई है, ये एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर एक निश्चित प्रेशर है। फुटबॉल के अंदर आप हवा भरते हो तो एक प्रेशर होगा, इसके अंदर हवा भरी है आपने तो एक निश्चित टेम्परेचर होगा। ठीक है, उसके अलावा वॉल्यूम, वॉल्यूम तो होगा ही क्योंकि एक जगह घेर रहा है तो वॉल्यूम होगा। तो फुटबॉल का जो एक जो फुटबॉल है, फुटबॉल वाली जो बॉल है वो क्या है, वो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है, अगर आप प्रेशर कुकर की बात करो तो क्या वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, बिल्कुल है, क्योंकि उसमें भी एक डेफिनेट प्रेशर है, एक डेफिनेट टेम्परेचर है और एक डेफिनेट वॉल्यूम है, एक निश्चित वॉल्यूम है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स को ही हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। अब हम चलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉ हैं, कुछ नियम हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो नियम है उसको कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। शून्यांकी नियम, सबसे पहला नियम ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है। ठीक है, हम इसमें
सिंपल सी एक डेफिनेशन है शून्यांकी नियम की कि कोई अगर गर्म वस्तु है और कोई अगर ठंडी वस्तु है, तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर तब तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, या ये कह लीजिए कि ऊष्मा ऊर्जा भी है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण या ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से, यानी जो हॉट है, हॉट सब्सटेंस है, उससे ठंडी चीज की ओर, ठंडी सब्सटेंस, कोल्ड सब्सटेंस की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, साम्य में ना आ जाए या बराबर ना हो जाए। जब तक बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक इन दोनों के बीच टेम्परेचर गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर फ्लो करता रहेगा। जो हीट है गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर फ्लो करती रहेगी, और जब तक कि ये बराबर ना हो जाए। लेकिन ये बराबर किसके होंगे? ये बराबर होंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के। हमारा जो वातावरण है उसका एक टेम्परेचर है, वातावरण का एक तापमान है हमारे। तो वातावरण का जो भी तापमान है, अगर एक वस्तु ठंडी है जिसको हमने C से दिखा दिया, और एक वस्तु गर्म है जिसको हमने H से दिखा दिया, तो H से C की ओर टेम्परेचर जाएगा, ऊष्मा जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक कि H, C और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इन तीनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, यानी ये तीनों बराबर बराबर टेम्परेचर में ना आ जाए। ठीक है, जब इन तीनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तब ऊष्मा का स्थानांतरण या फिर हीट एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफर बंद नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि अगर मान लीजिए हमने एक ऐसा सिस्टम लिया जिसके बीच में एक लकड़ी लगा दी है, लकड़ी का सिस्टम लगा दिया है, ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया है, इसमें हमने कोई गर्म चीज रखी है, यहां पर कोई ठंडी चीज है, और यहां पर कोई एक और चीज है जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच आपस में एनर्जी फ्लो नहीं हो सकती। ठंडी को गर्म से अलग कर दिया है, और गर्म चीज क्या है, नॉर्मल के साथ क्या कर रही है, टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, गर्म से नॉर्मल की ओर जा रहा है जब तक कि टेम्परेचर गर्म और नॉर्मल का नॉर्मल के बराबर ना हो जाए। उसी तरीके से नॉर्मल से ठंडी की ओर जो कोल्ड सब्सटेंस है उसकी तरफ टेम्परेचर या फिर ये कह लीजिए जो हीट है वो तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल के बराबर ना हो जाए। तो ये भी नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया, और ये भी नॉर्मल हो गया। तो इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि अगर दो चीजें, अगर कोई एक चीज, अगर दो चीजें, जैसे ये गर्म चीज है और ये ठंडी चीज है, अगर दो चीजें किसी तीसरी चीज के साथ इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर यानी ऊष्मीय साम्य या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर दो चीजें किसी एक चीज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। इन दोनों के बीच हमने लकड़ी लगा दी ताकि गर्म से ठंडी की ओर कुछ ना जा सके, लेकिन यहां से इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का फ्लो हो रहा था उसकी वजह से इसका तीनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। तो ये स्टेटमेंट कई बार आता है एग्जामिनेशन में कि ये स्टेटमेंट कि अगर दो वस्तुएं अलग अलग किसी तीसरी वस्तु के साथ ऊष्मीय साम्य में है या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में यानी कि ऊष्मीय साम्य में होंगी। ये थर्मोडायनामिक्स का कौन सा नियम है? तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि ये थर्मोडायनामिक्स का शून्यांकी नियम है, या फिर ये कह लीजिए कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, तो यही चीज है, ये जीरोथ लॉ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कई बार ये स्टेटमेंट दे करके आता है और आपको ये पता होना चाहिए, तो ये सारी चीजें आप आसानी से हल कर जाओगे। थर्मोडायनामिक सिस्टम की डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम में इनमें से क्या नहीं होता, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, कौन सी चीज नहीं होती? तो एरिया नहीं होता। तो इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। थर्मोडायनामिक सिस्टम पूरी तरीके से टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे ही डिपेंड करता है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम्स में आते हैं और जरा जरा सी कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होने की वजह से ये गड़बड़ हो जाते हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि जो हीट है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यानी हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और वर्क को भी हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो कन्वर्जन कोएफिशिएंट है वो क्या है? 4.18, ये कन्वर्जन कोएफिशिएंट है। लेकिन फिर भी क्या हीट और एनर्जी, हीट और वर्क, ये दोनों सेम है? इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल है। हीट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा पैदा करता है, एक प्रकार की ऊर्जा है हीट भी। कार्य से भी ऊर्जा पैदा होती है और हीट से भी ऊर्जा पैदा होती है। हीट में भी ऊर्जा है, ठीक है, तो ऊर्जा क्या है? वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है,
हीट के केस में ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी? जब एक गर्म चीज, हॉट जो चीज है वो ठंडी चीज के संपर्क में रखी जाएगी, इन दोनों के बीच में कोई संपर्क बनाया जाएगा, तो गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर ऊष्मा तापांतर के कारण, यानी ये गर्म है ये ठंडी है, इसलिए यहां से गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर टेम्परेचर हीट जो है वो ट्रांसफर होगी। तो ये क्यों ट्रांसफर हो रही है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर हो रही है। ये जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर हो रही है। तो जब ऊर्जा यानी एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो तो उसको क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम काम करते हैं, जब हम वर्क करते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं होता। नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। क्या चीज टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती? वर्क से जो ऊर्जा पैदा होती है, जब आप काम करते हो तो कोई ना कोई ऊर्जा पैदा कर रहे हो ना, वो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। जैसे आप साइकिल में हवा भर रहे हो तो आपके पंप से हवा किस में जा रही है? साइकिल के पहिए में जा रही है। तो जो काम कर रहे हो, जो ऊर्जा आप लगा रहे हो, वो ऊर्जा किस रूप में? हवा के रूप में किस में जा रही है? साइकिल के पहिए में जा रही है, और वहां जाकर के गर्मी पैदा कर रही है। वो गर्मी, उस गर्मी पे हमारा ये वर्क डिपेंडेंट नहीं करता, ना ही किसी चीज के इनिशियल टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। वर्क किसी भी तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, और हीट जो है, जो हमारा वर्क है, वो किसी भी तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, और ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर बिना टेम्परेचर डिफरेंस के, यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो नहीं होती, बल्कि मैकेनिकल एनर्जी की वजह से फ्लो होती है। लेकिन जब हम हीट की बात करते हैं तो ऊर्जा किस वजह से फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह पे? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। बस यही दो डिफरेंस होते हैं, यही एक डिफरेंस, सॉरी दो डिफरेंस नहीं, एक ही डिफरेंस है यही, हीट और वर्क में। ये कई बार पूछा जाता है आपके वाइवा में, पूछा जा सकता है कई बार आपके जब आपके इंटरव्यूज होते हैं, किसी कंपटीशन का आपने कोई आपने कंपटीशन दिया है, वहां पर अगर इंटरव्यूज हैं तो उस इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, ये कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, कई बार आपके उसमें भी पूछा जाता है जो वाइवा होते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है कि एक गैस है, उसका हमने ताप भी स्थिर रखा है, सॉरी दाब भी स्थिर रखा है, और आयतन यानी वॉल्यूम भी स्थिर रखा है। प्रेशर और उसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो दोनों क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। ये जितना था ये भी उतना ही था। और बाहर से क्या कर रहे हैं? ताप दे रहे हैं। कितना भी हम टेम्परेचर दे रहे हैं बाहर से, लेकिन जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम है, और जितना प्रेशर था उतना ही प्रेशर हम मेंटेन रखते हैं। यानी टेम्परेचर देने के बाद जैसे ही टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, तो हम वॉल्यूम को फिर क्या कर देते हैं? उतना ही बढ़ा देते हैं जितना पहले था। ठीक है, कांस्टेंट कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, और प्रेशर को भी उसी अनुपात में बढ़ा देते हैं या कांस्टेंट रखते हैं। बाहर से टेम्परेचर देने पर अगर किसी सिस्टम में जो वॉल्यूम है, वो प्रेशर है, वो उसी रेशियो में अगर बढ़ता जा रहा है, या फिर हमेशा कांस्टेंट रहता है, बदलता ही नहीं, तो बाहर से टेम्परेचर देने पर इस चीज का, या इस ऊष्मागतिकीय निकाय का, या थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, टीएस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा कि वॉल्यूम अगर नहीं बढ़ रहा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो ऑब्वियसली बाहर से कितना भी टेम्परेचर आप दे रहे हैं तो उस चीज का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी इसमें थर्मोडायनेमिक्स में इसी तरीके से स्टडी की जाती हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और अगर ये आपको पता है तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कितने भी टफ से टफ कॉन्सेप्ट्स हों वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। आखिरी टॉपिक है आज का, आंतरिक ऊर्जा। हिंदी में कहते हैं आंतरिक ऊर्जा, और इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसमें क्या होंगे? अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स गति करते हैं तो इनमें किस तरह की ऊर्जा होगी?
गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि के होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और साथ में इनमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी, क्योंकि इनमें कार्य करने की क्षमता है, इसी वजह से स्थितिज ऊर्जा भी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी प्लस उन सब की पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की क्या कहा जाता है, आंतरिक ऊर्जा, या फिर इंटरनल एनर्जी, IE करके लिख रहा हूं मैं सिंपल सा, उसे इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहते हैं। कुछ ज्यादा नहीं है समझने के लिए, आप बस ये याद रखिए कि पूरी दुनिया अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बनी है। गर्म करने पे इनके बीच में दूरी बढ़ती है, ठंडा करने पे इनके बीच की दूरी घटती है। बस ये जो 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो बाकी सारी चीजें बिल्कुल सिंपल सी आपको लगेंगी। अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को सही से समझा है, गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, ऊष्मा ऊर्जा के बीच में संबंध क्या है, कार्य और ऊष्मा के बीच में संबंध क्या है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको याद करना है, ये सब आपके अनुभव पर आधारित है। बड़े आराम से आप इन चीजों का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स, चाहे फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो, अगर आपने उसको सही तरीके से अपने जीवन में उसको कहीं पर भी व्यावहारिक रूप में अनुभव आपने किया है, तो आपको फिजिक्स रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, अब एक आखिरी चीज देख लेते हैं। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, अगर मान लीजिए एक फुटबॉल थी, ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अब क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा, इसका प्रेशर थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो ये पतली हो गई। फिर बाद में प्रेशर बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ाने, अभी मान लीजिए यहां पर एनर्जी कुछ और थी, E1 थी, यहां पर एनर्जी E2 हो गई। टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये IE है। इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होती है। तो जो ये प्रेशर, टेम्परेचर और इसकी वजह से इसके अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। इंटरनल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। मान लीजिए यहाँ पर आपने प्रेशर घटा करके और टेम्परेचर घटा करके या कुछ भी करके आपने क्या किया, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या कर दी, चेंज कर दी। लेकिन आपने फिर क्या किया, फिर बढ़ा करके IE2 कर दी। फिर लास्ट में क्या किया, फिर आपने उतनी ही कर दी जितनी शुरू में थी, IE1। तो यहाँ पर जितनी एनर्जी, जो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट में, तीसरी से चौथी, और अंत में आप उसी स्टेट में आ जाते हो जिस स्टेट में आप पहले थे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है। और ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल सिस्टम कहा जाता है, कि ये जो है थर्मोडायनेमिक साम्य की स्थिति में, यानी ऊष्मागतिकीय साम्य की स्थिति में अंत में आ गया। ये हमेशा ऊष्मागतिकीय साम्य की स्थिति में आ गया, अंत में, लास्ट में ये ऊष्मागतिकीय साम्य की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी सिस्टम, इंटरनल एनर्जी जिस सिस्टम की चेंज होते होते, बदलते बदलते अगर अंत में उतनी ही हो जाती है जितनी की पहले थी, तो उसमें जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी में, वो हमेशा 0 होगा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल पर बहुत सी चीजें स्टडी की जाती हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सी मशीनें इसी प्रिंसिपल्स पे बनी हुई हैं। बहुत सी चीजें आप देखोगे आगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जल्दी से शेयर का बटन दबा करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। इसके नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल नोट्स हैं, कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केवल मेरे वीडियोस देखते रहते हैं तो भी आप केवल और केवल इसको देखने के बाद, आपको बिना देखे यहाँ पर वीडियो तक वापस आए बिना अपने नोट्स आप खुद बना पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।